क्या हो रहा है मार्केट में? मार्केट इतना क्यों गिर रहा है? जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, 220 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट निफ्टी गिर गया है। हमने लास्ट नवंबर का जो बॉटम था वो भी तोड़ दिया, जो 23,300 का निफ्टी का था। और क्या प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है यहाँ से? दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड। और काफी इन्वेस्टर यहीं फंस गए। अभी हमको लगेगा कि चलो यार, क्या है, निफ्टी 10-11% गिरा है अपने टॉप से। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो देखो सभी इन्वेस्टर का, वो ऑलमोस्ट 25 से 30% गिर गया। खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत गिरे हैं काफी स्टॉक। और वो कहते हैं ना कि एक साथ ना पूरा पहाड़ गिर चुका है। तो कभी करना क्या है और क्या रीजन है, वो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें अभी क्या रीजन है, तो उसके मैं 5 रीजन मेन आपको बताना चाह रहा हूँ जिसके वजह से मार्केट इस तरह से गिर रहा है। तो पहला रीजन है यूएस डेटा जो पब्लिश हुआ ये वीकेंड में। वो बिल्कुल भी यानी कहते हैं कि एक तरह से तो बहुत अच्छा था इकोनॉमी के लिए। कुछ 1.5 लाख जॉब ऐड करने की बात हुई थी, उसके जगह 2.5 लाख की ऐड जॉब की है। यानी आप बोलोगे यार चलो डेटा तो अच्छा है, तो प्रॉब्लम का इकोनॉमी स्ट्रांग है। ये प्रॉब्लम ये है कि जैसे डेटा अच्छा होता है उसका मतलब इन्फ्लेशन आगे जाके बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कम करेगा। और यानी कट नहीं करेगा बेसिकली। तो पहले बात थी कि यूएस फेड रेट नेक्स्ट साल 3 या 4 टाइम्स फेड रेट कट करेगा, लेकिन अभी जिस तरह की हालत है, अभी ऐसा लग रहा है कि मे भी शायद एक बार ही कट करे, जिस तरह से ये डेटा आगे आ रहा है। और काफी सारे ना इकोनॉमिस्ट ने बोला, रुचि शर्मा ने भी बोला कि भाई मार्केट बहुत ही वीक रहेगा इस टाइम ओवरऑल। काफी सारे अगर हम लोग रिपोर्ट देखे, मॉर्गन स्टैनली या किसी और सब की भी रिपोर्ट देखे, तो उन लोगों ने बोला है कि 2025 may नॉट बी अ गुड ईयर फॉर यूएस मार्केट, क्योंकि ये जो 2 साल की रैली थी, वो 2 साल की रैली शायद ये साल में थम जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन ऊपर आता है तो वापिस प्रॉब्लम है। और मेन चीज क्या होता है कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है कि नहीं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो इकोनॉमी स्ट्रांग है वो तो सही बात है, लेकिन ये जो फेड कट अगर नहीं आता है तो इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो बुल रन होता है ना, वो नॉर्मली आप देखा जाओगे ना, तो वो नॉर्मली आपका जो लिक्विडिटी फ्लो होता है ना उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। और उस लिक्विडिटी फ्लो के वजह से ना यहाँ सब कुछ रुक जाएगा। ऐसी बातें चल रही है कि वो लिक्विडिटी फ्लो नहीं दिखेगा जैसे सब लोग सोच रहे थे। और उसके वजह से प्रीएम करके, अगर आप देखो डाउ जोन्स और नास्डैक ने अपना ऑल टाइम हाई काफी बना दिया था। और उसकी वजह से ही अभी ये प्रॉब्लम लग रही है कि यहाँ एक बड़ा इशू आ सकता है। अभी कितना आएगा वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। तो एक है यूएस डेटा जो बहुत अच्छा है, जो स्टॉक मार्केट के लिए खराब है। दूसरा है ट्रम्प स्वेरिंग हो रही है नेक्स्ट मंडे। अरे भाई साहब, ऐसी बातें चल रही है कि भाई उन्होंने 100 ऑर्डर्स ऑलरेडी रेडी किए कि जैसे वो प्रेसिडेंट बनेंगे वो साइन करने वाले हैं। काफ़ी अफरा तफरी होगी, ग्लोबली काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं दूसरे देशों पे, वो टैरिफ हो या कुछ भी हो। अब सबको चिंता है कि भाई वहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प साहब इतने वोकल है। और उनका लास्ट टर्म है, वो तो बोलेंगे या जीऊँ या मरूं, मैं तो जो करना है वो करना है, वो करके रहूंगा। कभी बात करते हम लोग ग्रीनलैंड बाय करने वाले हैं, कभी बात कर नेक्स्ट ईयर में कनाडा बाय कर लेंगे। अब पता नहीं ऐसे कंट्री भी बाय कर सकते हैं क्या, बट एनीवेज उनकी फिलोसॉफी। ऊपर से जो ट्रम्प साहब के साथ इलॉन मस्क जुड़ चुके हैं, उनके और फंडे कुछ ज़्यादा ही गवर्नमेंट में घुस रहे हैं, हर एक पॉलिसी पे घुस रहे हैं। और हर एक चीज़ों पे बात करें, ब्राज़ील का नेता पे बात करें, कभी इटली के, कभी यूके में क्या चले उसके बारे में बात करें। अभी पता नहीं चल रहा है कि भाई उनको करना क्या है। अभी वो अपने धंधे में ध्यान नहीं दे रहे और यहाँ ज्यादा ध्यान दे रहे। एनीवेज, चल रही है बातें, कई तो ऐसी हवा में बातें चल रही कि भाई अगर कनाडा यूएस के साथ मर्ज हो जाता है तो भाई इलॉन मस्क का प्रेसिडेंट बनने के रास्ते खुल जाते हैं। क्या क्या बातें चलती है, अब ये सब मुझे तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। हाँ, लेकिन इन सब ये जो बयान आते हैं ना, जो ट्रम्प साहब के, इलॉन मस्क के, वो पूरा मार्केट को हिला रहे हैं। और सबको डर यही है कि नेक्स्ट मंडे जब स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी, फिर वो नए ऑर्डर्स क्या लेंगे। काफी चहल पहल है, सब लोग ट्विटर पे ही देखते रहेंगे भाई ट्विटर में क्या आ रहा है, कुछ नई चीजें अनाउंस हो रही है, क्या हो रही है। अब ये सब वजह से भी मार्केट बहुत ही नर्वस है, खास करके यूएस मार्केट। और यूएस मार्केट अगर नर्वस होगा तो भाई हम भी नर्वस होंगे, सीधी सी बात है। तो ओवरऑल ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है इंडिया के लिए क्या कितना खराब है, वो भी देखने के लिए रहेगा। तो वो एक दूसरी नर्वसनेस है। तीसरी नर्वसनेस है
क्वार्टर टू का जो बजट, सॉरी क्वार्टर थ्री का, सॉरी माय मिस्टेक, क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आएगा। ओवरऑल टीसीएस का ठीक ठाक रिजल्ट था, बाकी सबके इतने अच्छे नहीं, डीमार्ट का इतना कुछ खास रिजल्ट आया नहीं। ओवरऑल काफ़ी केमिकल कंपनीज के भी कुछ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो रिजल्ट पे बहुत ही टेंशन है। देखो ये क्या है कि भाई हम कुछ भी बोल ले कि हमारा इंडियन मार्केट स्ट्रांग है, ये है वो है, लेकिन इंडियन मार्केट स्ट्रांग कब रहेगा, जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर रिजल्ट में ही इशू आ गया तो अपने लिए बड़ी मुसीबत है। तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि रिजल्ट कहाँ जाता है और किस तरह का आ रहा है। अभी और भी काफ़ी सारे रिजल्ट आएंगे, ये 1.5 महीने में हमें पूरी अर्निंग सीजन पता चलेगी। तो वहाँ बेसिकली अगर रिजल्ट अच्छा आया तो ही अपनी नैया पार है, नहीं तो सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। ऐसे भी एक्सपेक्ट करें कि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट क्वार्टर टू के रिजल्ट के सामने इतना अच्छा नहीं आने वाला है, थोड़ा मार्जिनल अच्छा आएगा, इतना अच्छा नहीं आएगा। क्वार्टर फोर से रिजल्ट सुधरने की काफी काफी संभावना है। तो वो तो पता है मार्केट को, लेकिन अगर रिजल्ट जितना एक्सपेक्टेशन उससे नीचे आया तो मार्केट और फिसल जा सकता है। हम लोग बोलेंगे यार कितना फिसलेगा, ऑलरेडी कितना फिसल गया, अभी 11% गिरे हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं पड़ गिरे। अब आप बोलोगे कि क्या 21,000 आ सकता है, यू नेवर नो क्या आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो तय है कि मार्केट बहुत वीक लग रहा है और ग्लोबल क्रूज अच्छे नहीं है। अब अगर अगर यूएस ठंडा पड़ा, अगर यूएस में ग्रोथ नहीं आई या यूएस मार्केट गिरेगा तो साला उसका इम्पैक्ट अपने को आने ही वाला है। तो ये चीज़ है। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा रहेगा वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखना रहेगा। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे वो हमें पता चलेगा। जब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भाई साहब 81 टच हो गया। बात चल रही है कि भाई यूएस और रशिया के बारे में, और कुछ कुछ सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, और उसके वजह से $81 चला गया। अब $81 इज नॉट अ गुड साइन। 73, 74, 75 चल रहा था, अपने लिए अच्छा है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी अपनी बहुत बढ़ जाती, इंपोर्ट टैरिफ बहुत बढ़ जाती, फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है आपके। तो उसके वजह से ना क्रूड ऑयल ऊपर जाना अपने लिए अच्छा नहीं है। तो वो एक चीज़ भी अभी हो रही है ओवरऑल, के क्रूड ऑयल सडनली जंप करने लगा है, जिसके वजह से भी एक वीकनेस आ गई। क्योंकि हमेशा आप देखो क्रूड ऑयल से काफ़ी कोरिलेशन होता है। क्रूड ऑयल जब 85, 90 या 100 टच हो जाए तब अपनी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, और फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। तो उसके वजह से भी एक प्रॉब्लम है। अब फिजिकल डेफिसिट क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग बात करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली, क्योंकि H1 था उसमें इलेक्शन इतना आया था कि उन्होंने 17% का ही कुछ किया था, अभी भी इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। तो बात चले कि ये 3-4 महीने में बहुत ही बड़ा एक्सपेंडिचर होने वाला है। लेकिन वही है कि अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो वहाँ एक्सपेंडिचर में भी कट लग सकता है। और वो फिजिकल डेफिसिट क्यों बढ़ सकता है, कि अगर ऑयल ऊपर आना चालू कर दिया तो तो लेट्स सी ऑयल कहाँ जाता है। हाँ, लेकिन ये फोर्थ पॉइंट है जो वो ऑयल का है। और फिफ्थ पॉइंट है वीकनिंग रूपी। रूपी अपना बहुत ही नीचे जा रहा है। अगर वो डॉलर इंडेक्स देखे तो 109, 110 घूम रहा है। रूपी आई थिंक 86.5 चला गया है। इतना वीक रूपी भी अपने लिए अच्छा नहीं है। सच बोलूँ तो हमने बहुत ही प्रोटेक्ट किया है। शशिकांत दास गुप्ता ने तो पिछले 10 महीने से पूरा पूरा फॉरेक्स लगा दिया कि भाई रूपी और गिरना नहीं चाहिए रूपी, जबकि पूरी वर्ल्ड ओवर आप करेंसी देखो भाई क्या ताबड़तोड़ गिर रही है। चाइना की करेंसी देखो वो भी बहुत गिर रही है। अभी यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वर्ल्ड ओवर करेंसी गिरेगी डॉलर के सामने, हम नहीं गिरेंगे तो अपने को प्रॉब्लम आएगी कहाँ, एक्सपोर्ट में। ओके, तो इसलिए गिरना, बहुत ही गिरेंगे तो गिरेंगे, नहीं तो वो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अपने को भी देख, एट द एंड ऑफ द डे हमें भी एक्सपोर्ट करना है। ओके, तो रूपी थोड़ा और गिरता है तो एक्सपोर्ट को बेनिफिट हो सकता है, पर लेकिन लेट्स सी कहाँ गिरता है। लेकिन हाँ, ऑनेस्टली अभी अभी ऐसी हालत है ना कि रूपी इतना वीक हो रहा है, और यहाँ से और वीक हो सकता है, 4 से 5% वीक हो सकता है। तो उसके वजह से भी इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा वीकनिंग इसलिए भी हो रहा है कि एफआई की एंडलेस सेलिंग चल रही है। अगर हम लोग, अब आप बोलोगे एफआई तो पहले से बेच रहा है, 3.5 साल में अगर हम लोग बात करें तो एफआई ने 7.5 लाख 7 लाख करोड़ के आसपास बेचा है। हमने खुद डीआई ने 10 लाख करोड़ की बाइंग की है।
तो एफआई तो सैलरी है, लेकिन एफआई की जब भी सेलिंग आती है ना, उसका इम्पैक्ट तो आता है। अब हाँ, अभी अगर हम लोग पिछला कुछ डेटा देखें तो 10 तारीख का डेटा देखें तो सिर्फ 2,000 की सेलिंग हुई है, 1,000। पहले हम लोग 4-4 5-5 हजार करोड़ की सेलिंग देख रहे थे। अभी वहाँ थोड़ा थमा हुआ है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन जो एफआई की सेलिंग प्रेशर होता है, वो क्या होता है कि हर एक भाव में सेल करते हैं। और डीआई जो बाय करता है, डीआई एक्चुअली अभी डबल ऑफ एफआई बाइंग चल रही है। ओके, तो डीआई डबल ऑलमोस्ट नो, कोई भी लेवल पे बाय नहीं करते वो लोग। क्या कहते हैं कि रेट अच्छा आता है तो बाइंग होते हैं, तो अभी वो अच्छा से बाइंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एफआई सेलिंग एक प्रेशर रहता है हमेशा, और हर एक लेवल पे एफआई सेलिंग का प्रेशर है। तो वही है कि और क्या होता है, एफआई क्यों नहीं बेचेंगे? देखो उनको अगर अपने बॉन्ड यील्ड में, अभी तो 4.5 की बात करें, अभी तो 5 यील्ड मिलने हैं। 5 वहां मिलता है, ऊपर से अगर रुपी डॉलर के सामने 5% से ज्यादा डेप्रिशिएट करता है, 4 से 5, तो 5% प्लस 4%, 9% तो आपको वहीं मिल रहे हैं। तो वो क्यों करेंगे इन्वेस्ट? और इंडिया अगर 9-10% से भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो अपने लिए, उनके लिए तो प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखो, वो सब अभी नीचे आने लगे हैं। तो भाई सही में काफी सारे इश्यूज है, जिसके वजह से ये आप, ये 5 मेन रीजन के वजह से आपने देखा कि मार्केट बहुत ही गंदी तरह से गिर रहा है। एक तो यूएस डेटा, फर्स्ट पॉइंट संप है। दूसरा है ट्रम्प हेयरिंग जो होने वाली है। थर्ड है Q3 रिजल्ट क्या आएगा। फोर्थ है ऑयल प्राइस जो ऊपर जाने लगा है। और फिफ्थ है जो आपकी वीकनिंग करेंसी है जी। और उसका वन ऑफ द रीजन है एफआईआई। प्लस ओवरऑल डॉलर बहुत ही स्ट्रांग जा रहा है। डॉलर ऑफ कोर्स, यूएस इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होगी तो डॉलर हमेशा स्ट्रांग रहेगा, और इसके वजह से वीकनिंग हो रही। तो ये 5 रीजन से गिरा है। तो अभी आपको लगे कि तो ये रुकेगा कहाँ? क्या चीज़ें हो सकती है जिससे, कहते हैं ना कि भाई मरे हुए आदमी पे एक जान फूंक दे, तो वो एक हो सकती है। कुछ फैक्टर्स बात करते हैं कि क्या चीज़ें होगी जिससे मार्केट ऊपर आ सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर कि भाई बजट, जो बजट आने वाला है। अभी हमारा बजट आएगा नेक्स्ट 15-16 दिन में आने वाला है। तो उसमें देखते हैं 1 फरवरी में क्या होता है। क्या कुछ नई चीज़ें इस बार, बहुत बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो तो दिख ही रहा है। और आपको ये इकोनॉमी जो स्लो डाउन है उसमें कुछ तो करना पड़ेगा। आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते कि भाई देख लेते हैं। नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या इनकम टैक्स रेट में कट आएगा, या वो फिजिकल डेफिसिट में ढील देंगे, और कि भाई हम लोग बड़ा एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, और भाई सबके हाथ में पैसे जाएंगे, फिर आप खर्चा करो, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट। नॉर्मली बजट है ना, एक नॉन इवेंट रहता है हमेशा, लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट पे बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जेन्युइन स्लो डाउन दिख रहा है आपका। जिस तरह से एफएमसीजी कंपनीज और उन सब में ना, देख रहे हो कितना स्लो डाउन दिख रहा है उनका। बेसिकली सेल्स नहीं बढ़ा है। तो ये सब जब ऐसे सब चीज़ें होती है, और आपको फिर कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो बजट एक दूसरा, एक पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना होगा, ये जो रिजल्ट सीजन कैसे जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी कंपनियां रिजल्ट दे रही है, छोटी कंपनियां रिजल्ट दे रही है। उस पर भी डिपेंड रहेगा। अगर रिजल्ट नहीं सही रहा तो प्रॉब्लम, लेकिन सही आने लगा, बिलीव मी, एक अच्छा खासा रिबाउंड रैली दिखेगी अपने को। तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई किस तरह से Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, और उनका ओवरऑल आउटलुक क्या लग रहा है ओवर द टाइम। तो वो हमेशा ध्यान में रखो। दूसरा तीसरा ये कि भाई जो स्वेरिंग एंड सेरेमनी है उन सब में क्या हो रहा है, क्या कुछ ट्रम्प आप कुछ ऐसे पॉइंट ला रहे हैं, या ऐसे नोटिफिकेशन या लॉ ला रहे हैं जिससे इंडिया में प्रॉब्लम आ जाए, तो एक बड़ी दिक्कत, सरदर्द अपना बन जाएगा। क्योंकि मानो या ना मानो वो बाप है हमारा। वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमारे पास, हमारे साथ प्रॉब्लम उनका। अब वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। तो देखना है क्या कि किस तरह से एक्सपोर्ट है। तो ये सब चीज़ें आप, ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से यहाँ से मार्केट बढ़ेगी। कुछ 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और तो आपको इस लेवल पे करना क्या है, चलो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से किस तरह से आपको मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए। उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ओवरऑल जिस तरह से वीक है ना, मेरे हिसाब से नथिंग रॉन्ग इन बाइंग अ गुड क्वालिटी स्टॉक। तो आप बोलोगे यहाँ से क्या 5-10% और जा सकता है?
जा सकता है, आपके और मेरे हाथ में नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। पता नहीं था कि, मुझे लग रहा था कि वो 2300 का जो 30,300 का जो बॉटम था वो टूटेगा नहीं, आज तोड़ दिया भाई साहब ने। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये कल क्या होगा पता नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में कोई अच्छे क्वालिटी का स्टॉक दिखे तो आप बाई करो, और नेक्स्ट 3 साल 5 साल के लिए अगर रखो तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन ऐसे स्टॉक में मत जाना जहाँ बहुत ही बड़ा मोमेंटम था, क्योंकि वहाँ एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, आ रहा है, दिख भी रहा है। तो आपको क्वालिटी और वैल्यू स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, अगर आप चाहो गाइस हमारा स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज भी देख सकते हो, लिंक हमने दी गई है नीचे, आप ज़रूर ज़रूर उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, खराब समय पे ही आपको सही प्राइस मिलता है। जब सही समय चल रहा है तो प्राइस उसी तरह से बहुत ऊपर रहता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि आप कौन से टाइम पे बाय कर रहे हो, क्योंकि बाइंग एट व्हाट प्राइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंटली आई थिंक काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक आपको नीचे में मिल रहे हैं। ये टाइम शफलिंग का भी है, अगर आपको यहाँ से वहाँ शफल करना है तो भी आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, टेक दिस विद बोथ हैंड, ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप बोलोगे पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यस आपको, मैं तो बोल रहा हूँ 80-90% धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करना चालू कर दो। 5-10% रखो, और नीचे जाते ले लो, क्योंकि जो बाउंस बैक रैली आती है ना वो भी बहुत फास्ट होती है। कल उठ के वापस यूएस मार्केट में रैली दिखी तो भाई यहाँ भी रैली दिखेगी। तो उतना आप टेंशन मत लीजिए, अगर रैली आएगी तो हर जगह आएगी, तो उस तरह से आप देख सकते हो। बाय द वे, होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं वो हर एक क्वेश्चन लेता हूँ। और नेक्स्ट टाइम भी जो भी आज क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगा। चलिए, तो मैं कुछ थोड़े क्वेश्चन ले लेता हूँ जो पेंडिंग है। ओके, सो लेट मी टेक दैट क्वेश्चन, सो 1 minute गाइस, लेट मी ओपन दैट। ओके, सो क्वेश्चंस में बेसिकली प्लीज कमेंट, राजेशी आर दास की बातें, एनरॉन इंफ्रा इंजीनियर्स, सुरक्षा डायग्नोस्टिक एंड ओला इलेक्ट्रिक। मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो काफ़ी गिर चुका है, आप लोगों को भी पता है कि बहुत गिर चुका है ये यहाँ से। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स विल टेक टाइम फॉर ओला टू रिकवर। तो थोड़ा वेट कर लीजिए इसमें। आज भी बहुत गिरा है, 71 पहुंच गया है ऑलमोस्ट। और अपने वो जो पुराने लो के आसपास घूम रहा है वो, करेक्ट, जो 67 68 था वो गया था 100 के ऊपर, वापस गिर गया। और उसके जो सेल्स है वो भी इस बार इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, खास करके इसका रिजल्ट अभी कैसा है वो एक देखना रहेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही मोमेंटम स्टॉक्स है तो वो ध्यान में रखना। दूसरा कौन सा स्टॉक था, तो एनवरॉन इंफ्रा। ओके, एनवरॉन इंफ्रा की मैं बात करूँ, 1 मिनट। हाँ, एनवरो इंफ्रा की इंजीनियर्स की बात करूँ तो वो भी, देखो अभी तो सभी कुछ गिरा हुआ है, 30% गिरा हुआ है ओवरऑल स्टॉक। मुझे अ, ठीक है, अच्छा है, ऐसा नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ अच्छा है। और स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन ओवरऑल अभी ये नीचे आ रहा है, ठीक ठाक है प्रॉफिटेबली। आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम, मे बी ये रिकवर होगा। अभी तो मार्केट गिर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपको इस लेवल पे निकलना चाहिए, आप वेट कर सकते हो। कौन है, राजेशी। और तीसरा है सुरक्षा डायग्नोस्टिक, सुरक्षा। ओके, सुरक्षा डायग्नोस्टिक। सो डायग्नोस्टिक में ये भी काफ़ी हद तक गिर रहा है अभी। और ये तो आई थिंक ये आईपीओ ही आया था। आईपीओ में देखो अभी अभी के अभी आप कुछ को पता नहीं चलेगा। और क्या होता है कि ये जब लिस्ट होते हैं ना तो ये काफ़ी हद तक नो प्राइस टू परफेक्शन होते हैं। आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, और छोटा स्टॉक है ओवरऑल इतना। तो 1-2 क्वार्टर वेट करो, देन यू टेक अ डिसीजन, क्योंकि अभी लिस्ट हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। इसके प्रॉफिटेबली 3 साल का मैं देखूँ तो ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिकॉज ये अभी लिस्ट हुआ है और काफ़ी सारे स्टॉक क्या हुआ है कि इतने हाई लेवल पे लिस्ट हुए, तो शायद क्या पता कि आपको वो प्राइस वापस दिखे भी नहीं। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना आप जब भी आप इन्वेस्ट करो तो। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन है जयेश का कि सर क्या लग रहा है,
ये डाउनलोड रैली कब रुकेगी? अरे जयेश, मैंने अभी डिटेल में बात की, तो जयेश आप आपने होपफुली वीडियो तो देखा ही होगा, लेकिन देखो देखो, हर एक खराब समय ना निकल जाता है, तो ये भी निकल जाएगा। दिस टू विल पास, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वे टू वेट फॉर द राइट टाइम, एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो कोई टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ें होती रहती है, क्योंकि आपके और मेरे हाथ में तो ये है नहीं। सो और एट द एंड ऑफ द डे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में रहिए। लॉन्ग टर्म में रहोगे तो आपको इतना टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप इंट्राडे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग और वो सब में रहोगे, बिलीव मी, कहीं ना कहीं फंसोगे। तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। सीमा पूछे कि सर आप सर आपके रिकमेंडेशन सर्विस का मेंबर हो, थैंक यू वेरी मच, नो गेटिंग लॉट ऑफ गुड रिटर्न एंड ऑल दैट, थैंक यू सीमा। और आप कुछ नोटिफिकेशन आने वाले मेंबर्स को प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रा देखते रहना ओवरऑल। और हम लोग भी मार्केट बारे में आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं, सो डोंट वरी, वी विल कीप यू अपडेटेड फॉर एनीथिंग गोइंग ऑन। मेंबर्स तो वो टेंशन में, और हमारे जो न्यूज़ लेटर वो सब भी देखते रहिए। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, और कल फिर मिलते हैं। मार्केट तो देखो जैसे बोला वीक है, लेकिन टेक दिस टाइम टू बाय। और ये जो मैंने आज पॉइंट्स बोले जो आपको रिमेंबर करने, प्लीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में रखना, और जब भी आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू देन, बाय।